तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले क्लास में जो हमने बायो का देखा था उसमें हमने पाचन तंत्र देख लिया था, पाचन तंत्र पर हमने बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे पाचक ग्रंथियों पर। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पाचक ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाचक ग्रंथियाँ। इन पाचक ग्रंथियों को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। और ये पाचक ग्रंथियाँ जो होती है ये दो तरह की होती है। पहली पाचक ग्रंथियाँ जो है ये है आंतरिक पाचक ग्रंथियाँ और दूसरी जो है ये है बाह्य पाचक ग्रंथियाँ। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि आंतरिक पाचक ग्रंथियाँ जो है ये आहार नाल के भीतर में स्थित होती है। आहार नाल हमने पिछले क्लास में जब पाचन तंत्र देखा तो हमने बात किया कि मुख से लेकर गुदा तक जो होती है ये एक लंबी नलिका होती है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के भीतरी भाग में जो ग्रंथियां मौजूद होती है उन्हें आंतरिक पाचक ग्रंथियां कहा जाता है। अब ये जो होते हैं आंतरिक पाचक ग्रंथियों से जो भी स्राव होते हैं पदार्थ, जो भी स्रावित पदार्थ होते हैं ये डायरेक्टली जो होते हैं ये आहार नाल में पहुंच जाते हैं। यानी इन पाचक ग्रंथियों को अपने स्राव को आहार नाल तक पहुंचाने के लिए किसी एक्स्ट्रा नली की आवश्यकता नहीं होती है। ये सीधे अपना स्राव आहार नाल के भीतर में ही छोड़ते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो बाह्य पाचक ग्रंथियां जो होती है ये बाह्य पाचक ग्रंथियां आहार नाल के बाहरी भाग में स्थित होती हैं और इन्हें अपने स्राव को आहार नाल तक पहुंचाने के लिए एक नलिका की आवश्यकता होती है। यानी इन ग्रंथियों में पाचक रस बनेगा और एक नलिका के द्वारा जो होगा ये आहार नाल के भीतरी भाग तक पहुंचता है, इसीलिए इन्हें बाह्य पाचक ग्रंथियां कहा जाता है। ठीक है, पहले आंतरिक पाचक ग्रंथियों को बात कर लेते हैं, फिर बाह्य पाचक ग्रंथियों पर बात करेंगे। आंतरिक पाचक ग्रंथियों में पहली ग्रंथि का नाम है श्लेष्मा ग्रंथि। ठीक है, ये श्लेष्मा ग्रंथियां जो होती है ये ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली जो कंठ के नीचे से लेकर के आमाशय तक के 25 सेंटीमीटर की नलिका होती है जिस पे हमने बात की थी पाचन तंत्र में, उसे कहा जाता है ग्रास नली। और ये श्लेष्मा ग्रंथियां इसी ग्रास नली की भीतरी दीवार पर स्थित होती है और इनसे श्लेष्मा नामक पदार्थ का स्राव होता है जो ग्रास नली की भीतरी दीवारों को मुलायम बनाता है ताकि भोजन को आसानी से निगला जा सके। दूसरी जो ग्रंथि है आंतरिक ग्रंथियों में इसका नाम है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जो है ये आमाशय के भीतरी दीवारों पर अर्थात स्टोमक के भीतरी दीवारों पर पाई जाती है और यहाँ से जो होता है ये जठर रस का स्राव होता है जो भोजन के पाचन में सहयोगी होता है। ठीक है, तीसरी जो ग्रंथि है आंतरिक ग्रंथि में इसका नाम है आंत्र या वूलर्स ग्रंथि। ये आंत्र या वूलर्स ग्रंथि जो है ये छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर पाई जाती है और इनसे आंत रस का स्राव होता है। हमने बात की थी कि एक स्वस्थ व्यक्ति में एवरीडे यानी प्रतिदिन 2 लीटर आंत रस का स्राव होता है जो भोजन के पाचन में सहयोगी होता है। और हम ये भी जानते हैं कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो है ये छोटी आंत में ही पूरी होती है तथा साथ ही पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। तो ये जो 3 ग्रंथियां हैं ये आंतरिक पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत आती है। अब हम दूसरे साइड में बात करेंगे बाह्य पाचक ग्रंथियां। बाह्य पाचक ग्रंथियां आहार नाल के बाहरी भाग में स्थित होती है और ये एक नलिका के द्वारा अपने द्वारा स्रावित पदार्थ को आहार नाल तक पहुंचाती है जिससे वो स्रावित पदार्थ या एंजाइम जो है या पाचक रस पाचन तंत्र में भाग लेता है। इसमें पहली ग्रंथि जो है यह है लार ग्रंथि, दूसरी है यकृत जिसे हम अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, तीसरी ग्रंथि का नाम है अग्न्याशय जिसे हम अंग्रेजी में पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। इनमें यकृत और अग्न्याशय बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे हम तीनों पर अभी एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारे मुख में स्थित होती है। ठीक है, लार ग्रंथि मुंह में स्थित होती है। लार ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, पहला है सबलिंगुअल, दूसरा है सबमैक्सिलरी और तीसरा है पैरोटिक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जीएस में। लार जो होता है ये इसी लार ग्रंथि में बनता है। जब हम भोजन को मुंह में लेकर के चबाते हैं अंतःग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जब हम भोजन को चबाते हैं तो भोजन में लार मिल जाता है। इसी लार ग्रंथि के द्वारा लार का उत्सर्जन होता है और जो भोजन में जाकर मिल जाता है। ये जो लार होता है इसमें 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक का नाम है टाइलिन और दूसरे का नाम है माल्टेस। ये टाइलिन और माल्टेस जो है
ये भोजन के साथ मिश्रित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं भोजन के साथ। इससे क्या होता है कि लार के प्रभाव, लार की ये जो टाइलिन है और माल्टेस, इसके प्रभाव से भोजन के साथ जो सूक्ष्म जीव आए होते हैं उन सूक्ष्म जीवों की कोशिका भित्ति नष्ट हो जाती है, अर्थात वो जीव जो होते हैं सूक्ष्म जीव वो नष्ट होने लगते हैं। साथ ही साथ इस लार का एक और दूसरा काम है, जब भोजन में लार मिक्स हो जाता है तो भोजन मुलायम बन जाता है, और लार मिश्रित भोजन जो मुलायम बन जाता है इसे हम लोग कहते हैं बोलस। ठीक है, इसे कहते हैं बोलस, जिसे आसानी से निगल लिया जाता है। यानी जब भोजन में लार मिक्स हो जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाता है, जिसे हम आसानी से निगल सकते हैं। तो ये है लार की क्रिया। लार के बाद में आइए अब हम देखते हैं दूसरी जो हमारी बाह्य पाचक ग्रंथि है, इसका नाम है यकृत यानी लीवर। ये यकृत जो है ये मानव शरीर के लिए या पाचन तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं इसे। तो ये जो यकृत है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, मानव शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, आगे हम लोग बात करेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। यकृत जो होता है, यकृत का वजन जो है, अगर बात करें तो यकृत का वजन 1.5 से 2 kg के बीच में होता है। बहुत सारे एग्जाम में यकृत का वजन भी पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा यकृत का वजन 1.5 से 2 kg के बीच में होता है। ठीक है, अब यकृत से स्रावित होने वाले रस, तो यकृत से जो है ये 3 तरह के रस का स्राव होता है, जिसमें पहला रस जो है इसका नाम है पित्त रस, दूसरा है फाइब्रिनोजन और तीसरा है हिपेरिन। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पित्त रस पर। ये जो पित्त रस है, पित्त रस का रंग जो होता है ये हल्का पीला और हरा होता है। पित्त जो है ये हल्के पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच वैल्यू जो है ये है 7.7, 7.7। पीएच अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ, ऐसे ज़्यादा हम इसे केमिस्ट्री में बात करेंगे। पीएच का अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच जो है ये एक वैल्यू है जिसके द्वारा हम किसी भी अम्ल अर्थात लिक्विड की अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाते हैं। अगर किसी लिक्विड का पीएच वैल्यू जो है ये 1, 2, 3, 4 इत्यादि है, तो हम कहते हैं कि वो जो अम्ल होगा वो एसिडिक है यानी अम्लीय है। अगर किसी द्रव का पीएच वैल्यू 7 है तो वो उदासीन होता है, ना तो वो अम्लीय है ना तो वो क्षारीय है। और अगर किसी लिक्विड का पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है, 7, 8, 9, 10 ऐसे, तो हम कहते हैं कि वो जो है लिक्विड वो जो है ये क्षारीय है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पित्त रस है इसका पीएच वैल्यू 7.7 अर्थात 7 से ऊपर है, तो यह जो है यह क्षारीय है। आगे जैसे जैसे हम क्लास को बढ़ाते जाएंगे, हम ब्लड पढ़ेंगे, यूरिन पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद में अभी हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशयी रस वगैरह, तो इनका पीएच वैल्यू आपको याद रखना है कि इनका पीएच वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे एक पित्त का पीएच वैल्यू आपको याद रखना है 7.7 है। ठीक है, अब पित्ताशय से जो पित्त गिरता है, ठीक है, जैसे ही भोजन जो होता है ये पक्वाशय में होता है, तो जो यकृत होते हैं, यकृत से जो पित्त होता है ये आकर के गोल ब्लैडर में जमा होता है और वहाँ से जो आपके डिओडर्म है यानी कि पक्वाशय में ये पहुँचता है। तो पित्ताशय से जो पित्त का गिरना है ये किस प्रकार की क्रिया है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पित्ताशय से जो पित्त का गिरना है ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो प्रतिवर्ती क्रिया को हम लोग जो है ये तंत्रिका तंत्र में विस्तार पूर्वक समझेंगे। अभी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं इनको सभी को मस्तिष्क नियंत्रित करता है, ठीक है, ब्रेन के द्वारा नियंत्रित होती है। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो ऑटोमेटिक रूप से स्वतः होती हैं। ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे आपने किसी गर्म चीज़ पर आपका हाथ पड़ जाए अचानक, तो आपका हाथ वहाँ से हट जाता है, ठीक है, आप हाथ को झटके से हटा लेते हैं, तो इसके लिए ब्रेन से ऑर्डर नहीं आया, तो ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया। आँख में कोई मक्खी आ जाए या कोई चीज़ अचानक, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपकी पलकें बंद हो जाती है अचानक से, तो ये क्या है? ये प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है। यानी वैसी क्रियाएं जो अचानक से बिना मस्तिष्क की अनुमति की होती है उसे कहते हैं हम प्रतिवर्ती क्रिया। विस्तार पूर्वक हम जानेंगे तंत्रिका तंत्र में। तो इसी तरह से पित्ताशय से जो पित्त गिरता है इसके लिए भी ब्रेन से ऑर्डर लेने की आवश्यकता नहीं है, ये भी क्या है? एक तरह की प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है। अब अगला एक और महत्वपूर्ण बात है
कि जहर देकर अगर किसी व्यक्ति को मारा जाता है, अगर जहर के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जहर द्वारा जो मरे हुए व्यक्ति होती है उसका जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो इसमें महत्वपूर्ण जो सुराग होता है ये यकृत से प्राप्त होता है। अर्थात जहर के द्वारा मारे गए व्यक्ति की पोस्टमार्टम क्रिया में यकृत की जाँच अर्थात लीवर की जाँच की जाती है। तो ये हो गया हमारा पित्त के बारे में। अब पित्त के बाद हम बात करेंगे इससे स्रावित होने वाले और दो रस हैं, एक का नाम है फाइब्रिनोजन और एक का नाम है हिपेरिन। ये दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग रस हैं, ठीक है। तो जो फाइब्रिनोजन है, ये फाइब्रिनोजन जो होता है ये रक्त का थक्का अर्थात क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्पफुल होता है। जैसे हम देखते हैं कि कभी हमें चोट वगैरह लग जाती है तो हमारे शरीर का कोई अंग कट फट जाता है तो वहाँ से खून बहने लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो खून बहना बंद हो जाता है अर्थात रक्त जम जाता है। तो ये रक्त जो जमता है इसे रक्त का थक्का जमना अर्थात क्लोटिंग ऑफ ब्लड कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ साइंस में, है ना। तो रक्त का थक्का जमना, तो रक्त का थक्का जमाने में दो तत्वों की आवश्यकता होती है, एक प्रोटीन और एक विटामिन। तो रक्त का थक्का जमने में जो सहायक प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन और ये जो होता है ये स्रावित होता है यकृत के द्वारा। क्लियर हो गया। तो रक्त का धक्का जमाने में सहायक जो प्रोटीन है इसका नाम है फाइब्रिनोजन और रक्त का थक्का जमने में सहायक जो विटामिन होता है इस विटामिन का नाम है विटामिन के, ठीक है। रक्त का थक्का जमने में सहायक जो विटामिन है इसका नाम है विटामिन के। पाचन तंत्र वाले क्लास में मैंने बताया था कि बड़ी आंत के कोलन में कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके द्वारा जो होता है ये हमारे शरीर में विटामिन के का संश्लेषण होता है। तो रक्त का थक्का जमने में सहायक जो प्रोटीन है ये है फाइब्रिनोजन और जो विटामिन है ये है विटामिन के। दो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे याद रखिएगा। अब अगला एक और प्रोटीन है हिपेरिन जिसका स्रावन जो होता है ये यकृत अर्थात इसका निर्माण यकृत के द्वारा होता है। तो ये क्या बात हुई, तो फाइब्रिनोजन जो है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, जबकि हिपेरिन जो है ये हमारे शरीर के अंदर रक्त नलिकाओं में रक्त को जमने से रोकता है। अर्थात दोनों ही जो है ये प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है और जबकि हिपेरिन जो है ये हमारे शरीर की रक्त नलिकाओं के भीतर रक्त को जमने से रोकता है। तो होप ये दोनों बातें आपको क्लियर है। एक बात और याद रख लीजिएगा आप, यकृत का एक और कार्य है जो यहाँ तो रिलेटेड नहीं है लेकिन हम लोग जो रक्त पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो देखिए मानव जो रक्त होता है, मानव रक्त में 3 रक्त कणिकाएं होती हैं, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो मानव रक्त में जो ये आरबीसी पाया जाता है यानी रेड ब्लड कार्पसल्स अर्थात लाल रक्त कणिकाएं, ये लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, ये जीवित कोशिकाएं हैं, इनका जीवन काल 20 से 120 दिनों तक होता है, ठीक है। 120 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इनको नष्ट करना आवश्यक होता है। तो ये जो आरबीसी होता है ये आरबीसी नष्ट होता है यकृत में जाकर के, इसीलिए यकृत का एक उपनाम है आरबीसी की कब्रगाह, ठीक है। इस पर हम लोग मानव रक्त वाले चैप्टर पर विस्तार से बातचीत करेंगे, ठीक है। तो एक बात यहाँ याद रखिएगा कि आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाए अगर पूछा जाए तो आपको बताना है ये कहा जाता है यकृत को। चलिए यकृत के बाद में अब एक हम लोग बात करते हैं पित्ताशय, इंग्लिश में इसे कहा जाता है गोल ब्लैडर, ठीक है। पित्ताशय में जो पित्त का निर्माण होता है ये जा करके हमारे शरीर में ही पित्ताशय के ठीक नीचे में नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जहाँ पर यह जा करके जमा होता है और इसी नाशपाती के आकार की जो थैली होती है इसे कहा जाता है पित्ताशय। यानी ये जो पित्त बनता है आपका यकृत में, ये पित्त नाशपाती के आकार की एक थैली में जा करके जमा हो जाता है जिसे हम कहते हैं यकृत, ठीक है। अब यकृत नहीं, गोल ब्लैडर कहते हैं। अब ये गोल ब्लैडर से जो पित्त जमा होता है ये गोल ब्लैडर से एक नली अर्थात एक पाइप के द्वारा जा करके पक्वाशय तक पहुंचती है, इसे हम कहते हैं पित्त वाहिका, ठीक है। तो जिस नली के द्वारा पित्त रस जो है ये पक्वाशय तक पहुंचता है इसे कहा जाता है पित्त वाहिका। यानी देखिए यकृत में बन गया पित्त और ये पित्त आकर के जमा हुआ नाशपाती के आकार की थैली में जिसका नाम है पित्ताशय। पित्ताशय में ये जमा हो जाएगा, इसके बाद ये पित्त वाहिका एक नली के द्वारा ये पक्वाशय तक पहुंचता है और पाचन क्रिया में भाग लेती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो
पित्त वाहिका है, अर्थात ये जो पित्त को ले जाने वाली नली है, इसमें किसी कारण से कोई रुकावट आ जाती है, किसी कारण से अगर कोई रुकावट या बाधा आ जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यकृत जो होता है ये रक्त से एक तत्व है जिसका नाम है बिलीरुबिन, ये बिलीरुबिन लेना बंद कर देती है। ठीक है, यानी किसी कारण से अगर पित्त वाहिका में अवरोध आ जाती है तो यकृत जो है ये ब्लड सेल से बिलीरुबिन लेना बंद कर देती है और ये बिलीरुबिन जो है ये पूरे शरीर में फैल जाता है और शरीर पीले रंग का दिखाई पड़ने लगता है। तो ये जो पीले रंग का दिखाई पड़ता है इसे हम एक रोग कहते हैं जिसका नाम है पीलिया, जॉन्डिस या पांडु रोग भी इसे कहा जाता है। मानव रोग वाले चैप्टर में हम और विस्तार से पढ़ेंगे, तो फिलहाल आप इसको समझ गए। और एक चीज़ है कि हम लोग एक कॉमन सुनते हैं कि गोल ब्लैडर में पथरी हो गया है या पित्ताशय में पथरी हो गया है, पित्त की थैली में पथरी हो गया, हम कॉमनली एक बात सुनते हैं। तो ये जो पित्ताशय में पथरी होती है ये कोई पत्थर नहीं होता है, ये एक्चुअली में एक केमिकल होता है जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, ये भी आपको कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पित्ताशय में बनने वाली पथरी वास्तव में क्या होती है। तो पित्ताशय में बनने वाली पथरी जो है ये वास्तव में होती है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो ये हमने देख लिया यकृत और गोल ब्लैडर। अब चलते हैं तीसरी जो ग्रंथि है ना, बाह्य पाचक ग्रंथि में तीसरी महत्वपूर्ण ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय। ठीक है, ये अग्नाशय के बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये जान लीजिए कि ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे पहली या सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और दूसरी बड़ी ग्रंथि का नाम है जो अग्न्याशय। अग्न्याशय को हम अंग्रेजी में पैनक्रियाज कहते हैं। ठीक है, इसका जो कलर होता है, इसका रंग जो है ये है गुलाबी, ये पिंक कलर की होती है। यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि है। अब ये क्या बात है, तो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथियां, हम जब अंतःस्रावी ग्रंथियां अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो वहाँ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे जब हार्मोन पढ़ेंगे, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन का उत्सर्जन होता है, इनके क्या फंक्शंस है वो अंतःस्रावी ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ कि मानव शरीर में दो तरह की ग्रंथियां होती है, एक ग्रंथि का नाम है अंतःस्रावी और दूसरी ग्रंथि का नाम है बहिर्स्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां वैसी ग्रंथियां होती है जो अपना स्रावन सीधे रक्त में छोड़ती है, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है, ये अपना स्रावन जो है ये सीधे रक्त में छोड़ती है। ऐसी ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो जितने भी हमारे शरीर में हार्मोन उत्पादन करने वाली ग्रंथियां हैं वो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, चाहे थायराइड ग्रंथि हो चाहे पैराथायराइड ग्रंथि हो, इस तरह बहुत सारी ग्रंथियां हैं जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरे हाथ में हम देखते हैं कि बहिर्स्रावी ग्रंथियां, तो बहिर्स्रावी ग्रंथियां जो होती है ये नलिका युक्त होती है और अपनी नलिकाओं के द्वारा ये अपने द्वारा उत्पादित पदार्थ को शरीर के बाहर छोड़ती हैं। ठीक है, इसे कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियां। जैसे कि आप सबसे कॉमन एग्जांपल इसमें ले लीजिए स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियों में दूध का उत्पादन होता है जिसे नलिका के माध्यम से शरीर के बाहर उत्सर्जित किया जाता है। इसी तरह से एक और है पसीने की ग्रंथि जिसे स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। स्वेट ग्लैंड के द्वारा पसीने का उत्पादन होता है और नलिका के द्वारा इसे शरीर के बाहर छोड़ा जाता है। इसी तरह से है सेबेसियस ग्लैंड्स जिनमें सीबम का बनता है और जो शरीर के बाहर उत्सर्जित की जाती है। अगर हम बात करते हैं अग्न्याशय या पैनक्रियाज, तो अग्न्याशय या पैनक्रियाज जो है अभी आप पाचन तंत्र के संदर्भ में इसे देख रहे हैं, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम कर रही है, जबकि कुछ मायनों में ये बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करती है। अर्थात अग्न्याशय जो है ये एक साथ अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि है। कैसे, इस पर हम लोग हार्मोन वाले चैप्टर में और लंबा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अग्न्याशय का। अब अग्न्याशय के द्वारा जो जिस पाचक रस का स्रावन होता है इस पाचक रस का नाम है अग्न्याशयी रस। ठीक है, तो अग्न्याशय जिस रस का स्रावन करती है इसका नाम है अग्न्याशयी रस। और इस अग्न्याशयी रस का पीएच वैल्यू जो होता है ये 7.5 से 8.3 के बीच में होता है। अर्थात यह भी क्या है, क्षारीय है। 7 से ऊपर हो गया तो क्षारीय और 7 से कम हो गया तो अम्लीय। तो इसका पीएच वैल्यू जो है 7.5 टू 8.3 है। दैट मीन्स यह क्या है, ये क्षारीय रस है। ठीक है, अब अग्न्याशय से स्रावित होने वाले रस को एक उपनाम दिया गया है, इसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो अग्न्याशय से द्वारा स्रावित रस जो है इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें भोजन के तीनों तत्वों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पाचन करने की क्षमता इसमें होती है, जिसके कारण इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है।
अग्नाशय का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसका नाम है लैंगरहैंस की दीपिका। इसकी खोज एक डॉक्टर ने की थी जिनका नाम था लैंगरहैंस, उसी के नाम पर इसे लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है। अर्थात लैंगरहैंस की दीपिका जो है ये अग्नाशय का एक पार्ट है। इसमें 3 सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल जो है इससे ग्लूकॉन का स्राव होता है, बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है और गामा सेल से सोमेटोस्टेनिन का जो है ये स्रावन होता है। ठीक है, ये जो ग्लूकोन नाम का हार्मोन है ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को हमारे शरीर में नियंत्रित करता है। यानी हमारे शरीर में जो ग्लूकोज शुगर अर्थात चीनी है उसको ये ग्लाइकोजन में बदल देता है और शरीर में ग्लूकोज अर्थात शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है। अब किसी कारणवश अगर शरीर में ये इंसुलिन का उत्पादन होना कम हो जाता है तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अर्थात चीनी की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसे एक रोग कहा जाता है और इस रोग का नाम है मधुमेह, शुगर या डायबिटीज़। यानी आपको समझ में आ गया कि शरीर में जब इंसुलिन का उत्पादन कम होगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी और इस बीमारी को कहेंगे मधुमेह, शुगर या डायबिटीज़। और जिस व्यक्ति को शुगर होता है उसे इंजेक्शन के रूप में जो दिया जाता है वो कुछ और नहीं, वो इंसुलिन होता है। तो इस तरह से घुमा फिरा करके यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये फिगर आपके दिमाग में है तो आपको कोई परेशानी होने नहीं जा रही है। अब तीसरा जो है गामा सेल से स्रावित होने वाला हार्मोन है, इसका नाम है सोमेटोस्टेनिन। ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है और इसका काम है भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाना। पाचन तंत्र में हमने स्वांगीकरण को जाना है, बता देता हूँ एक बार फिर से। तो स्वांगीकरण का अर्थ होता है शरीर के द्वारा जो अवशोषित भोजन है उसको जब शरीर उपयोग में लाता है तो इसे कहते हैं स्वांगीकरण। और ये जो हमारा सोमेटोस्टेनिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है ये भोजन के स्वांगीकरण का टाइम पीरियड यानी उसकी अवधि को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार जो है ये हमारा पाचक ग्रंथियाँ कंप्लीट हो गई। कुछ प्रश्न आंत से भी पूछते हैं, यानी कि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है इससे, तो थोड़ी सी इस पर चर्चा कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में 2 तरह की आंत पाई जाती है, एक है छोटी आंत और दूसरी है बड़ी आंत। ठीक है, अब छोटी आंत की लंबाई की अगर बात करें तो छोटी आंत की लंबाई है 6 मीटर, फीट में बात करते हैं तो 20 फीट, जबकि बड़ी आंत की लंबाई जो है ये है 1.5 मीटर या फीट में बात करते हैं तो 5 फीट। यानी अगर लंबाई की बात करते हैं तो छोटी आंत ज़्यादा लंबी है और बड़ी आंत की लंबाई जो है कम है। लेकिन अगर हम व्यास अर्थात मोटाई की बात करते हैं तो छोटी आंत की जो मोटाई है या व्यास है, ये जो गोलाई है ना मोटाई, ये 2.5 सेंटीमीटर लगभग में है। और जो बड़ी आंत होती है इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास ये 4.8 सेंटीमीटर लगभग है। यानी ये अगर आप चित्र देखेंगे तो आपको बड़ी और छोटी आंत की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। छोटी आंत लंबी ज़्यादा है, मोटी कम है, जबकि बड़ी आंत लंबी कम है लेकिन मोटी ज़्यादा है। तो बड़ी आंत की मोटाई चूँकि ज़्यादा है इसीलिए बड़ी आंत को बड़ी आंत कहा जाता है, जबकि छोटी आंत की लंबाई अधिक है लेकिन ये पतली है बड़ी आंत की तुलना में, इसीलिए इसे छोटी आंत कहा जाता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है आज का ये क्लास आप सभी को बहुत पसंद आएगा और आप लोगों को परीक्षाओं में हेल्प करेगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ और आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का उत्तर दूं। तो चलिए आज इन्हीं सब बातों के साथ अपने इस क्लास का एंड करते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।